हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हम बात कर रहे थे गणित शिक्षण से रिलेटेड वो विधियां हम पढ़ रहे हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे अपनी एक विधि है खोज विधि। देखिएगा, जो खोज विधि है वो अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, जिसमें सामान्यतः देखिएगा इसमें हम कह सकते हैं जैसे कि खोज विधि है, उसके बाद हम कह सकते हैं अनुसंधान विधि, इसी को कहते हैं। इसी का दूसरा नाम और है अन्वेषण विधि, और इसी का एक नाम और है जिसे कहा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि। इसी का एक नाम और है ह्यूरिस्टिक विधि। यानी एक ही जो विधि है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो चाहे आपसे किसी भी प्रकार की विधि की बात करें, चाहे अपन से कहीं कोई खोज विधि की बात करें, चाहे आपको ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें, चाहे अनुसंधान की बात करें या फिर अन्वेषण की, बात एक ही है। सारी विधियां एक ही, नाम इसके अलग अलग रखे गए। अब बात करेंगे हम सबसे पहले कि ये जो विधि है उसको किस प्रकार से खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज की। तो खोज करता है इसके H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो है वो इस विधि के खोज करता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि की खोज की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो देखिएगा, मुख्य रूप से इस विधि का विकास है वो किस प्रकार से हुआ। एक शब्द है अपने पास में ह्यूरिस्टिक विधि। देखिएगा, इसको सामान्यतः इसी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो इनके बारे में लगभग कम पूछा जाता है, अन्वेषण या फिर अनुसंधान ज्यादा पूछा जाता है। किसके नाम से? ह्यूरिस्टिक विधि से। ह्यूरिस्टिक जो विधि है इसकी कहानी इस प्रकार से है कि एक आपने छोटी कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा और एक हमने प्रयोग भी पढ़ा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसमें क्या हुआ था कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज के सिद्धांत की जब उत्पत्ति हुई थी, प्लाव बल का विकास हुआ था, तो उस समय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जब इसका विकास हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक शब्द उन्होंने कहा था यूरेका। और जो यूरेका शब्द था वो सामान्यतः यूं कहा जा सकता है कि जो यूरेका शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? प्राप्त कर लिया या फिर पा लिया, एक ही बात है। ये जो शब्द है इसका अर्थ ये है यूरेका। तो ये क्या किया उन्होंने, क्या किया, जब इस सिद्धांत का जो विकास हुआ था तो उस समय वो यूरेका करते हुए तोड़ रहे थे। और यूरेका का मतलब हो गया कि मैंने प्राप्त कर लिया। और इस शब्द से ही किसका विकास हुआ? ह्यूरिस्टिक का विकास हुआ। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो बना ह्यूरेसिको से। जो ह्यूरिस्टिक है वो बना है ह्यूरेसिको। और ह्यूरेसिको जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं यूनानी भाषा। इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो यूं कह सकता है कि जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो किस भाषा का है, या फिर ह्यूरेसिको जो शब्द है वो किस भाषा का है। तो कहा जा सकता है या आप ग्रीक भाषा कहते हैं या फिर आप यूनानी भाषा कहते हैं। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। और जो ह्यूरेसिको है या फिर ह्यूरिस्टिक है, इसका अर्थ होता है प्राप्त करना या फिर खोज करना, या यूं कहा सकता है कि मैंने खोज लिया। इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। तो इस प्रकार से इस विधि का विकास हुआ। विकासकर्ता कौन थे? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और शब्द है ह्यूरिस्टिक, इसे कहा जाता है, जो कि शब्द बना ह्यूरेसिको से, और ह्यूरेसिको शब्द बना है
किस भाषा से? ग्रीक या फिर यूनानी भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है? खोज करना या फिर मैंने खोज लिया, मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे की चीजें इसमें देखते हैं हम। देखिएगा, इसकी अगर हम सिद्धांतों की बात करें, यानी इस विधि के जो सिद्धांत है मुख्य रूप से उनकी अगर हम बात करते हैं, तो ये बालक को क्या करती है? स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ज्यादा से ज्यादा बालक में वैज्ञानिकता का विकास करती है। बालक को ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील बनाए रखने का कार्य करती है। तो यूं कहा जा सकता है कि इस विधि के मुख्य रूप से 3 या 4 यूं कह सकते हैं कि इसके सिद्धांत हैं, या ये जो विधि है वो कौन से सिद्धांतों पर कार्य करती है, तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सिद्धांत है करके सीखना, यानी बालक को क्या करती है? ये ज्यादा से ज्यादा कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करती है और उसके बाद सिखाती है। नंबर 2 है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत जिसमें कि बालक स्वयं ज्यादा से ज्यादा कार्य करता है, तो वो लगातार अपने ही कार्य में स्वयं क्रियाशील बना रहता है। नंबर 3 है वैज्ञानिकता का विकास। और वैज्ञानिकता का विकास इसमें किस प्रकार से होता है? क्योंकि बालक क्या करता है? खोज करता है, और वैज्ञानिक भी क्या करता है? खोज करता है। तो एक प्रकार से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात एक और हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो मुख्य रूप से बालकों में क्या करती है? मनोवैज्ञानिकता का भी इस विधि के माध्यम से विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो विधि है वो मुख्य रूप से इन 4 सिद्धांतों पर आधारित है, या इन 4 सिद्धांतों को आधार मान करके इस विधि का विकास किया गया है। बालक को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। बालक अगर स्वयं कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वो क्या बना रहेगा? उस कार्य में क्रियाशील बना रहेगा। और अगर बालक इस कार्य में क्रियाशील बना रहता है तो निश्चित रूप से बालक क्या करता है? स्वयं समस्या का समाधान खोजता है। इसलिए इसको कहा जाता है वैज्ञानिकता का विकास, यानी वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर भी आधारित है ये विधि, और बालकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विधि के माध्यम से विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है वो मुख्य रूप से 4 सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस विधि के प्रमुख पद। जो हम अन्य जो विधियां थी उनमें भी हम सोपान देख रहे थे, तो वैसे ही इस विधि में भी प्रमुख सोपान है। तो उन सोपानों को हम पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद गुण व दोष की बात हम करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसके सोपान, और कौन कौन से सोपान है। आप स्टेप्स कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, सोपान कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं। तो कौन कौन से सोपानों पर ये जो विधि है वो आधारित है। तो पहला सोपान देखिएगा, पहला सोपान है समस्या, यानी सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? बालक के सामने एक कोई समस्या रखता है और बालक को क्या किया जाता है? उस समस्या का समाधान करना है, जो बालक की क्या होगी? खोज होगी। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? बालक के सामने समस्या रखता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है अध्यापक द्वारा बालक को समस्या से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, यानी शिक्षक क्या करता है? बालक को जो समस्या बताई है उस समस्या से संबंधित शिक्षक क्या करता है? बालक को आदेश देता है कि आपको इस प्रकार की समस्या दी गई है और आप इस प्रकार से समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन सहायक सामग्रियों के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं और उसके बाद समस्या का समाधान किया जा सकेगा। नंबर 3, अन्वेषक के रूप में समस्या पर विचार। और अन्वेषक के रूप में समस्या पर विचार कौन करता है?
छात्र करता है कि मुझे समस्या जो मिली है वो किस प्रकार की मिली है। एक खोजकर्ता के रूप में वो बालक क्या करता है, उस समस्या को देखता है, मुझे किस प्रकार से समाधान करना होगा, कौन कौन से घटकों की, कौन कौन से उपकरणों की, कौन कौन सी सहायक सामग्रियों की, अन्य पाठ्य पुस्तिकाओं की मुझे आवश्यकता होगी, वो सारी चीजें बालक सोचता है। नंबर 4 है आवश्यक घटकों या सहायक सामग्री का अध्ययन एवं संग्रह। अध्ययन एवं संग्रह, ये क्या करता है, बालक स्वयं क्या करेगा, जो भी बालक को आवश्यक चीजें चाहिए होगी, चाहे कोई किसी उपकरण की आवश्यकता हो रही तो वो उस उपकरण को काम में लेगा, किसी पुस्तिका की, किसी पत्र पत्रिका की, जहां पर उसको इस समस्या का समाधान मिल सकता है, उन सबका वो अध्ययन भी करेगा। तो उस अध्ययन के लिए पहले क्या करेगा, उन सारे तथ्यों को, आंकड़ों को, पत्र पत्रिकाओं को एकत्रित करेगा और फिर उनका क्या करता है, वो अध्ययन करता है। ठीक है। नंबर 5 आता है कार्य प्रारंभ एवं तर्क। कार्य प्रारंभ एवं तर्क, यानी बालक क्या करता है, स्वयं कार्य प्रारंभ कर देता है, पढ़ना प्रारंभ कर देता है, इस जो समस्या है उसका समाधान खोजना प्रारंभ कर देता है और उसके पश्चात क्या करना प्रारंभ करता है, वो तर्क प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है कि मैं इसके माध्यम से अध्ययन करूं तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है, मुझे ये सूत्र काम में लेना चाहिए ताकि शीघ्रता से समस्या का समाधान हो सके, या फिर मुझे इस पुस्तिका के माध्यम से इसकी सहायता मिल सकती है, इसका अध्ययन मुझे ज्यादा निश्चित रूप से करना चाहिए। वो सारे तर्क है, वो छात्र तर्क या फिर विचार है, निर्णय है, वो सारे छात्र स्वयं करता है। इसके पश्चात नंबर 6 पे आता है, नंबर 6 मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर 6 पे आता है प्रयोग। और प्रयोग है वो बालक जो हमने, अगर कोई साइंस के छात्र रहे हैं तो निश्चित रूप से हम गणित से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो के तो बायो में भी देखा होगा कि एक जो प्रयोग किया जाता है जिसमें हमें उद्देश्य दिया जाता है, सामग्री दी जाती है, फिर जो विधि है, वो सारे उपकरण वगैरह हैं, वो संपूर्ण, और लास्ट में सावधानी और निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है। तो वो सारी चीजें प्रयोग के अंतर्गत आती है। तो बालक भी क्या करता है, पूरा का पूरा प्रयोग करके उस समस्या का समाधान प्राप्त करता है, निष्कर्ष प्राप्त करता है। ठीक है। और नंबर 7 है, उस पे आता है निष्कर्ष एवं उसका मूल्यांकन। निष्कर्ष एवं उसका मूल्यांकन। इस प्रकार से इस विधि के जो 7 घटक हैं, 7 पद हैं, वहां से होते हुए छात्र कहां तक पहुंच जाता है, अपने समस्या समाधान तक पहुंच जाता है। और बालक में इस विधि के माध्यम से किसका विकास हो जाता है, खोज करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो जाता है। तो पहला जो पद था अपना, समस्या थी, बालक को अध्यापक द्वारा समस्या दी जाती है, उसके पश्चात बालक को क्या किया जाता है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं शिक्षक द्वारा। फिर बालक क्या करता है, उस समस्या पर विचार विमर्श करता है कि मुझे समस्या दी गई है तो इसका समाधान किस प्रकार से कर सकता हूं। फिर जो भी बालक को आवश्यक सहायक सामग्री चाहिए होती है वो सहायक सामग्री एकत्रित करता है, उसका अध्ययन करता है और फिर वो कार्य प्रारंभ करता है, तर्क प्रस्तुत करता है, निर्णय लेता है कि मैं इस समस्या का समाधान इसके माध्यम से करूं, इस विधि के माध्यम से करूं, इस उपकरण के माध्यम से करूं, इस पुस्तिका के माध्यम से करूं। वो सारी चीजें हो जाती हैं। उसके पश्चात छात्र प्रयोग करना प्रारंभ करता है। प्रयोग के जितने भी जो घटक हम पढ़ते आए हैं वो सारे घटक इसके अंतर्गत आ जाएंगे और लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। और निष्कर्ष जो प्राप्त होगा उसके पश्चात क्या कर लिया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है और समस्या का समाधान छात्र द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से 7 जो सोपान है वो इस विधि के पूर्ण होते हैं। खोज विधि के गुण अब अपन देख लेते हैं। खोज विधि के गुण, इस विधि के माध्यम से कौन कौन सी क्षमताओं का विकास बालक में हो जाता है, क्या क्या इस विधि के गुण हैं जिसके माध्यम से हम इस विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करें, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला देखिएगा, पहला गुण है यह विधि बालकों में खोज करने की प्रवृत्ति
का विकास करती है। क्यों? क्योंकि बालक में इस विधि के माध्यम से खोज करने की आदत का विकास हो जाता है। नंबर 2, इस विधि से बालक में तर्क, निरीक्षण, निर्णय आदि क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह विधि बालकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करती है। नेक्स्ट है, इससे अध्ययन करवाने पर गृह कार्य की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बालक को एक प्रकार से गृह कार्य दे दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो बालक के सामने क्या है, एक प्रकार से वो कार्य है, बालक लगातार उसमें बिजी रहता है। ठीक है। नंबर 5, इससे बालकों में अनुशासन का विकास होता है। ठीक है। तो ये जो इसके गुण हैं वो हमने देखे। खोज की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, तर्क, निर्णय, निरीक्षण आदि जो शक्तियां हैं उनका विकास बालक में हो जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति, क्योंकि खोज बालक करेगा तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकता का विकास प्रारंभ से ही होने लग जाता है बालकों में। उसके पश्चात गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बालक लगातार ऑलरेडी बिजी रहता है। और अगर बिजी रहेगा तो निश्चित रूप से बालक को अनुशासित रखने की अपने को आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि बालक स्वयं अनुशासन में बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन खोज विधि के दोष। और दोष कौन कौन से हैं देखिएगा। जनरली कुछ दोष हैं वो सभी विधियों के लिए सामान्य से रहते हैं, वो दोष यहाँ भी हैं। कुछ डिफरेंट दोष भी हम पढ़ेंगे, वो देखिएगा कौन कौन से हैं। पहला दोष यह है कि इस विधि से सभी प्रकरणों का अध्ययन संभव नहीं है। सभी प्रकरणों का अध्ययन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रयोग जरूरी नहीं है कि हर प्रकरण में क्या हो, प्रयोग हो। इसलिए जहां पर प्रयोग होगा वहां पर तो समस्या का समाधान इस विधि के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन जहां पर प्रयोग ही नहीं हो तो वहां पर इस विधि की आवश्यकता नहीं होती। तो निश्चित रूप से हर एक जगह हर प्रकरण को पढ़ने के लिए हमें इस विधि की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 है, इससे मंदबुद्धि बालक शिक्षण नहीं कर सकते या अधिगम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि निश्चित रूप से बालक को यहाँ पर स्वयं को कार्य करना पड़ता है, तर्क अपने को लाने पड़ते हैं, विचार अपने को यहाँ प्रकट करने पड़ते हैं, निर्णय स्वयं को करना पड़ता है, प्रयोग स्वयं को करना पड़ता है, समस्या का समाधान स्वयं को करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से यूं कहा जा सकता है कि ऐसे जो बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, उनकी इतनी मानसिक योग्यता नहीं होती है, जिसके कारण से ये बालक इस
इस विधि के माध्यम से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। नंबर 3 देखते हैं। इस विधि में अधिक धन एवं समय खर्च होता है। खर्च होता है कैसे होगा? धन भी अधिक खर्च होगा और समय भी अधिक खर्च होगा, क्योंकि बालक स्वयं समस्या का समाधान करेगा तो निश्चित रूप से ज्यादा समय लेगा। और धन, क्योंकि हमें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होगी, अलग अलग घटकों की, अलग अलग पाठ्य पुस्तिकाओं की बालक को आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से बालक को ज्यादा धन भी खर्च करना पड़ेगा। नंबर 4, इससे पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि धीमी गति से कार्यक्रम चलेगा, और धीमी गति से कार्यक्रम चलेगा तो निश्चित रूप से समय पर जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण होना चाहिए वो निश्चित समय अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक अगला बताता हूं मैं, जैसे कि जो ऐसी जो विद्यालय होते हैं जहां पर उपकरणों की कमी रहती है, तो उन उपकरणों की कमी के कारण से भी इस विधि का उपयोग उन विद्यालयों में संभव नहीं हो पाता है। तो यूं कहा जा सकता है कि प्रत्येक विद्यालय में उपकरणों का अभाव होने से इस विधि का प्रयोग या प्रयोग संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुभवी अध्यापकों की कमी के कारण भी सभी विद्यालयों में इस विधि का उपयोग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है, और अनुभवी अध्यापक प्रत्येक विद्यालय में नहीं होते हैं जो इस विधि के माध्यम से अध्ययन करवा सकें, इसलिए वहां पर भी या उन विद्यालयों में भी इस विधि का उपयोग संभव नहीं है। तो देखिएगा, दो चीजें हैं, एक तो उपकरण की अनुपस्थिति के कारण से, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में जरूरी नहीं है कि लैब हो ही, और एक है निश्चित रूप से अध्यापक हर एक जो विद्यालय है उनमें इन विधि के माध्यम से अध्ययन किए हुए अध्यापक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण से अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इस विधि के क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो यह जो आपकी विधि है, खोज विधि, अन्वेषण विधि कहें, अनुसंधान विधि कहें, ठीक है, ये जो विधि है इसके 4 नाम है, खोज विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि और एक ह्यूरिस्टिक विधि। ज्यादातर ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। खोज करता है कौन है? H.C. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका विकास किया था। और जो शब्द है ह्यूरिस्टिक, जो ह्यूरिस्टिक से बना है, जो कि ग्रीक भाषा कह दें या फिर यूनानी भाषा का, ध्यान रखेंगे लेटिन का वर्ड वहां पर आपको यूज नहीं करना, या तो ग्रीक का कहें या फिर यूनानी भाषा का शब्द ये है, उसका उपयोग आपको करना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूं, मैं जानता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी ये विधि है वो पूर्ण होते हैं। धन्यवाद। और मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक इस लिंक को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस विधि के माध्यम से या जो भी हम कुछ आपको उपलब्ध करवा पा रहे हैं उनका लाभ अपने मित्र हैं, साथीगण हैं, वो भी प्राप्त कर सकें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसको भी लाइक करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।